अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक ट्यूटोरियल सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होगा सीबीएसई क्लास 11 फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड। आज हम उसमें यूनिट 1 बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 1 का जो टाइटल है वो है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिज़िकल एजुकेशन। ये जैसे कि मैंने कहा क्लास 11 सीबीएसई का फ़िज़िकल एजुकेशन जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस यूनिट में हम कवर करने वाले हैं 5 पॉइंट्स। जो पहला पॉइंट है वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन, कॉम्पिटिशन्स इन वेरियस स्पोर्ट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, और एट लास्ट जो है खेलो इंडिया प्रो। तो चलिए 1.1 यानी पॉइंट 1 से स्टार्ट करते हैं जिसमें कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन है। तो बेसिकली ये फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा पार्ट है एजुकेशन का जिसमें कि हम अपने बॉडी को डेवलप करते हैं, जिसमें डेवलपमेंट के अंदर हमारा मोटर स्किल्स आ जाता है, हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस भी आ जाता है, नॉलेज आता है और बिहेवियर आता है, हम किस तरह से बिहेव करते हैं अपने सोसाइटी में, किस तरह से हम रहते हैं। और एक और मीनिंग है इसमें जो कि बता रहा है फिज़िकल एजुकेशन सिर्फ हमारा फिज़िकल डेवलपमेंट को ही नहीं हेल्प करता है बढ़ाने के लिए, बल्कि हमें इमोशनली, सोशली और मेंटली भी हमें डेवलप करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। तो एक डेफिनेशन मैंने यहाँ इंक्लूड किया जो कि जे एफ विलियम्स के द्वारा दिया गया था। जे एफ विलियम्स ने कहा था कि फ़िज़िकल एजुकेशन सम है एक इंसान का फिज़िकल एक्टिविटीज़ वो किस तरह से करता है और वो उसको किस तरह से आउटकम्स मिलता है। यानी कि फ़िज़िकल एजुकेशन इज़ अ सम ऑफ मैंस फिज़िकल एक्टिविटीज सिलेक्टेड एज टू काइंड एंड कंडक्ट एज टू आउटकम्स। यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन भी इंक्लूड किया है जो कि जे एफ विलियम के द्वारा है। उन्होंने बोला था फिजिकल एजुकेशन इज अ सम ऑफ मैंस फिजिकल एक्टिविटीज सिलेक्टेड एज टू काइंड एंड कंडक्टेड एज अ आउटकम। इसमें उन्होंने बोला था कि एक इंसान जितना फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है या कंडक्ट करता है और उसी हिसाब से उसे आउटकम भी मिलता है। अब आ जाइए 1.2 एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी फिजिकल एजुकेशन का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो सिंगल एम है फिजिकल एजुकेशन का, जो ये एम्फेसिस करता है वो है जो हम बोलते हैं ऑल ओवर डेवलपमेंट। यानी सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि हर एक तरीके से हम एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, उसके ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं। और उस एम की तरफ पहुंचने के लिए हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाते हैं। जो पहला ऑब्जेक्टिव है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फिटनेस डेवलपमेंट, ये एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसमें एक इंसान फिज़िकली खुद को डेवलप करता है, जिसमें अपने फिज़िकल डेवलपमेंट के साथ उसमें काफ़ी सारी एफिशिएंसी जो कि रिलेटेड होती हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरोमस्कुलर इंप्रूवमेंट। यानी इन सब तरीके से वो अगर खुद को डेवलप करता है, यानी उसका ऑल ओवर एक फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसे हम ऑर्गेनिक फिटनेस बोलते हैं। सिर्फ मसल्स ग्रोथ करना फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता, हमें अपने रेस्पिरेटरी जितने भी हमारे शरीर में सिस्टम्स चल रहे हैं सबको हमें अच्छे तरीके से डेवलप करना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाइए ऑब्जेक्टिव, वो है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट। न्यूरो मस्कुलर जहाँ भी आ जाता है आप समझ लीजिएगा वहाँ पे ब्रेन का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो इसमें हमारे ब्रेन और बॉडी का जो कनेक्शन है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, उस पर हम काम करते हैं, क्योंकि ब्रेन और बॉडी दोनों इंटरडिपेंडेंट होता है। और जो डेवलपमेंट होता है न्यूरोमस्कुलर का वो हमारे स्किल को डेवलप करता है, हमारे मोटर एबिलिटीज़ को डेवलप करता है, जिससे कि हम बहुत तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जैसे कि जंपिंग, रनिंग, थ्रोइंग एक्सेट्रा। और ये हमारे बॉडी को के स्मूथ फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है। जो थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है, वो सोशल डेवलपमेंट। यानी सिर्फ मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट डेवलप करने से हम फिजिकली फिट नहीं होंगे, हमें सोशली भी हमें खुद को डेवलप करना पड़ेगा। सोशल डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है हम जो वेरियस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हम पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेशन के दौरान हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, हम एक अच्छा ओबीडियंट स्टूडेंट या नागरिक बनते हैं, हमारा टेम्परामेंट अच्छा होता है, सिंसियर होते हैं, हम सेक्रीफाइसेस करना जानते हैं और हमें बेसिकली हम शेयर करना स्टार्ट करते हैं या सीखते हैं, जो कि एक स्पोर्ट्समैनशिप और एक सेल्फ कंट्रोल के अंदर भी आता है। और ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो हमारे सोशल लाइफ को बहुत मैनी फोल्ड्स में डेवलप करता है। अब आ जाइए लास्ट ऑब्जेक्टिव, वो है इमोशनल डेवलपमेंट। फिज़िकल एजुकेशन में हम इमोशनली भी बहुत हद तक डेवलप करते हैं खुद को। जैसे कि अगर हम किसी तरह के फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके अंतर्गत काफ़ी सारे इमोशनल बैरियर्स आते हैं, इमोशनल आउटकम्स आ सकते हैं। तो हमें किस तरह से किस आउटकम में रिएक्ट करना है वो हम सीखते हैं। जैसे कि सपोज़ अगर हम एक मैच खेलते हैं तो मैच में हम हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। अगर हारते हैं तो हमारा इमोशनल
वेलबींग किस तरह से काम करता है और जीतते हैं तो किस तरह से काम करता है। तो ये हम फिजिकल एजुकेशन हमें सिखाता है। अब आ जाइए 1.3 कैरियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन, यानी अगर हम इसको लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन को एज ए कैरियर लेकर चलते हैं, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होंगे कैरियर बनाने के लिए फिजिकल एजुकेशन में। तो सबसे पहला जो है टीचिंग कैरियर, यानी हम एक टीचिंग लाइन में ज्वाइन कर सकते हैं अगर हम फिजिकल एजुकेशन को लेकर अगर चलें तो टीचिंग कैरियर के अंदर आता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जो कि टीजीटी जो हम बहुत फेमसली जो हम जानते हैं टीजीटीज़, वो बेसिकली हमारा क्लास 1 से क्लास 10 तक का क्लासेस लेते हैं और उनके अंडर जितने भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स होते हैं स्कूल्स की वो कंडक्ट होता है। नेक्स्ट आ जाता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो पीजीटीज़ यानी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हैं वो बेसिकली थ्योरी पार्ट को टीच करते हैं, उनके पास मास्टर डिग्री होता है, इसलिए वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के तहत वो नियुक्त किए जाते हैं। और ये बेसिकली 11th-12th के थ्योरी क्लासेस लेते हैं और इनका बहुत कम ही उठना बैठना रहता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स के साथ। फिर आ जाते हैं लेक्चरर्स एट कॉलेज लेवल। आज के डेट में हम लेक्चरर्स नहीं बोलते, आज के डेट में असिस्टेंट प्रोफेसर्स बोला जाता है। और इनका जो काम होता है वो बेसिकली कॉलेज लेवल यानी हायर एजुकेशन में पढ़ाना, लेक्चर देना और रिसर्च कई हद तक करना। तो टीचिंग के बाद आ जाता है कोचिंग कैरियर। बहुत सारे गेम्स हैं इस दुनिया में जो खेले जाते हैं और उसमें अच्छे से उन गेम्स को सिखाने के लिए हमें कोचेस का रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर आपके पास एक अच्छा डिप्लोमा है तो आप एक कोचिंग कैरियर में आप अच्छा अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए कोच, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि टीचिंग में नहीं जाना चाहते हैं, वो खेल कूद में अच्छा होते हैं, उनको लगता है कि वो एक अच्छा कोच बन सकते हैं, तो दे कैन गो फॉर कोचिंग एज द कैरियर। और सबसे फेमस जो कोचिंग का डिप्लोमा मिलता है वो NS पटियाला में है। वहाँ से आप अगर डिप्लोमा करते हैं तो आप अच्छा एक कोच बन सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए फिटनेस रिलेटेड कैरियर। फिजिकल एजुकेशन एक बहुत डाइवर्स सेक्टर है जिसमें बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, कैरियर मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, और उनमें से एक और बहुत प्रॉस्परिंग जो एस्पेक्ट है वो है फिटनेस रिलेटेड कैरियर। इसमें आप एक एरोबिक ट्रेनर बन सकते हैं, कैलिस्थेनिक एक्सपर्ट बन सकते हैं, एक रिदमिक एक्सपर्ट बन सकते हैं, एक योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं और एक वेट ट्रेनिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं। वेट ट्रेनिंग एक्सपर्ट यानी जो जिम से रिलेटेड, यानी आपके फिटनेस रिजाइम यानी जो आप जिम करते हो उससे रिलेटेड हो। फिर आ जाइए स्पोर्ट्स मीडिया। आप मास मीडिया और कम्युनिकेशन फिज़िकल एजुकेशन में भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो एज ए कैरियर। और आज के डेट में आपने सभी IPL के मैचेस देखे होंगे, प्रो कबड्डी आजकल बहुत फेमस है, तो उसमें स्पोर्ट्स मीडिया का भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के डेट में एक क्राइटेरिया चल रहा है जिसमें कि आप स्पोर्ट्स मीडिया में अपना करियर बना सकते हैं, जिसमें आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स फोटोग्राफर, कमेंटेटर्स एंड स्पोर्ट्स मैगजीन राइटर्स आप बन सकते हैं अगर आप तौर पे आप काम कर सकते हो स्पोर्ट्स मीडिया के अंदर। अब आ जाइए स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी ऑर्गेनाइज या फिर शेड्यूल करवाने के लिए। अगर आपको एक अच्छा स्पोर्ट्स इवेंट आप ऑर्गेनाइज करवा सकते हो या फिर एक अच्छा मैनेज कर सकते हो, आपकी मैनेजरियल स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं तो आप स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हो, जैसे कि दूसरे कोर्सेज में MBA होता है और आप वहाँ पे जाके बेसिकली मैनेज करते हो। होटल मैनेजमेंट होता है, बहुत सारे मैनेजमेंट की कोर्सेज हैं जहाँ पे आप उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए जाते हो। तो स्पोर्ट्स में भी स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जिसमें आपको स्पोर्ट्स इवेंट बड़े बड़े इंटरनेशनल नेशनल लेवल्स के आपको होस्ट करने होते हैं, आपको मैनेज करने होते हैं। अब उसमें भी आप अपना करियर बना सकते हो। अब आ जाइए हेल्थ एंड थेरेपी। जहाँ स्पोर्ट्स है वहाँ हेल्थ और थेरेपी के लिए भी आपको जगह बनानी होगी, क्योंकि स्पोर्ट्स और हेल्थ साथ साथ चलती हैं। आप एक हेल्थ इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, किस तरह से आप अपने बॉडी वेट को मेंटेन करेंगे अपने हाइट के अकॉर्डिंग। अब बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ हैज़ार्ड्स जो हमारे बॉडी के ऊपर आ सकते हैं, आप एक अच्छा थेरेपी बन सकते हो। आप अपना फिटनेस को किस तरह से मेंटेन करोगे, ये इन सारी चीज़ों के लिए आप एक अच्छा हेल्थ एक्सपर्ट बन सकते हो। अब आ जाइए स्पोर्ट्स मार्केटिंग। स्पोर्ट्स मार्केटिंग भी एक बहुत ब्लूमिंग फील्ड है आज की डेट में हमारी कंट्री में एंड इवन आउट ऑफ आवर कंट्री एज वेल। यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो बेसिकली प्रमोट करते हैं स्पोर्ट्स गुड को, स्पोर्ट्स सर्विसेज को, क्योंकि आज के डेट में स्पोर्ट्स इतना कम्पिटिटिव हो गया, हमारे स्पोर्ट्स गुड की काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट है और एक अच्छे लेवल पर रिक्वायरमेंट है। तो आप एक स्पोर्ट्स मार्केटियर भी बन सकते हो। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे स्पोर्ट्स में लगती हैं, तो आप उस डायरेक्शन में भी आप जा सकते हो। अब आ जाइए 1.4 कॉम्पिटिशन्स एंड वेरियस स्पोर्ट्स इन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, यानी हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे किन किन कॉम्पिटिशन्स हम देखते हैं या फिर हम जानते हैं। अब आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स पे। तो नेशनल लेवल में सबसे पहले आ जाते हैं इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन, जो कि हमारा जो स्टेट फेडरेशन है वो कंडक्ट कराती है, जैसे कि नेशनल्स फॉर जूनियर, यूथ और सीनियर नेशनल्स जो हम सुनते हैं या खेलते आए हैं, जो कि एनुअली होता है। और स्पोर्ट्स
फेडरेशन यानी जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है उसके अंडर होता है। और जिस तरह की काफ़ी सारे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जो लीग टूर्नामेंट है प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए स्टार्ट हुआ है, जैसे कि प्रो कबड्डी, हॉकी इंडिया लीग, नेशनल फुटबॉल लीग, काफ़ी सारे लीग्स आजकल चल रहे हैं। तो स्पोर्ट्स काफ़ी मायनों में कमर्शियलाइज भी हो चुका है। अब आज ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी जो कंपटीशन है, जैसे कि खेलो इंडिया गेम, तो जो पहला एडिशन था खेलो इंडिया गेम्स का, उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था स्कूल गेम्स के साथ यानी SGFI गेम्स के साथ और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंदर यानी NSFs। द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया, इसको शुरू किया गया था और इसको रीनेम किया गया था एज खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और ये बेसिकली जो एज कैटेगरी था इसका 17 से 21 साल के स्पोर्ट्स पर्सनस के लिए था। और ये सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं था, इसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। ये बहुत बड़ा एक गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव था। इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे डिटेल्स में। अब आ जाइए स्कूल नेशनल गेम्स। तो बेसिकली ये जो स्कूल नेशनल गेम्स था, इसका एक ही मोटिव था जिसमें हम स्कूल लेवल से फ़िज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के जो एंथुसियास्ट हैं, जो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको बाहर लाना, उनको एक अच्छा एक्सपोजर देना। और जो कंपटीशन जो है हेल्ड होता था स्पेशली केवीज़ में, बहुत ही फेमस है कंपटीशन जिसको SGFI कंपटीशन बोलते हैं। अब आ जाइए नेशनल गेम्स। जो नेशनल गेम्स है इसको पहले इंडियन ओलंपिक गेम्स बोला जाता था, आज की डेट में से नेशनल गेम्स बोलते हैं। और ये जो गेम है ये बेसिकली जो स्टेट बोर्ड है उनके अंदर यानी जो ऑर्गेनाइज होता है, जो कि डायरेक्टली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA को रिपोर्ट करते हैं। और जो फर्स्ट इंडियन ओलंपिक गेम्स यानी नेशनल गेम्स था वो लाहौर में खेला गया था, 1924 साल में खेला गया था। उसके बाद 1938 में इंडियन ओलंपिक गेम्स को नेशनल गेम्स के नाम से रीनेम किया गया। अब आ जाइए इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन्स क्या क्या हैं। इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन्स में आ जाते हैं आपका वेरियस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, जो कि यूथ, जूनियर, सीनियर चैम्पियनशिप्स, और ये वर्ल्ड बॉडी जिसके अंदर खेला जाएगा। और बहुत सारे मल्टी डिसिप्लिन कॉम्पिटिशन भी होते हैं, जैसे कि एशियन गेम्स, जिसमें कि हर 4 साल में होता है, एशिया की सारी कंट्रीज़ आती हैं। और ये बेसिकली IOC के अंदर में आता है, इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब आ जाइए कॉमनवेल्थ गेम्स। ये भी एक इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है और एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसमें कि जितने भी कॉमनवेल्थ नेशंस है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये भी हर 4 साल में होता है। इसकी शुरुआत 1930 से हुई थी। और जो लास्ट एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स वाज हेल्ड इन गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये अपडेटेड नहीं है, मैं आपको बता दूं। जो पहला कॉमनवेल्थ कंपटीशन था वो 1930 में खेला गया था, और जो लास्ट कॉमनवेल्थ कंपटीशन था आज की डेट तक यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये इंग्लैंड बर्मिंघम में ये हुआ था। और ये 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में हुआ था, जो कि इसी साल हुआ था। उसके बाद आ जाता है ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक बेसिकली समर और विंटर स्पोर्ट्स के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स को मिला के खेला जाता है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ एथलीट्स ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे पहला स्पोर्ट्स कंपटीशन के तौर पे भी हम इसे देखते हैं, जिसमें कि ऑलमोस्ट 200 नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं। ये भी हर 4 साल में होता है। और जो फर्स्ट या फिर जो पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम्स था वो 1896 एथेंस में शुरू हुआ था। अब आ जाइए खेलो इंडिया प्रोग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये जो इसी साल इंक्लूड किया गया हमारे CBSE 11th के सिलेबस में। खेलो इंडिया प्रोग्राम पहले ये नहीं था, तो देखते हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या है। खेलो इंडिया गेम्स जो था वो बेसिकली स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करने के लिए इंडिया में ग्रास रूट लेवल से शुरू किया गया था। और ये इसका मेन एम था कि एक इंडिया को अच्छा स्पोर्टिंग नेशन बनाना, क्योंकि अगर बच्चे इसे खेलेंगे, बहुत एक छोटे लेवल से खेलेंगे, उनको एक्सपोजर मिलेगा, तो जाहिर सी बात है हम अच्छे स्पोर्ट्स टैलेंट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और ये गेम, इसको खेलो इंडिया गेम को खेलना ये दर्शाता था कि हम स्पोर्ट्स की तरफ एक नया कदम ले रहे हैं, और जिसमें कि हम अपने लीडरशिप स्किल्स, गोल सेटिंग और रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ को भी एनहांस करते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि ये अभी बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है यंग टैलेंट्स को स्पोर्ट्स के फील्ड में आगे बढ़ाने का, और उन्हें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का। अब आ जाइए इसका इनाग्रेशन कब हुआ था। जो पहला खेलो इंडिया गेम्स था उसका जो नाम था वो था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। इसे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से लॉन्च किया गया था। और ये 31 जनवरी टू 8 फरवरी खेला गया था 2018 न्यू दिल्ली में। जो एज कैटेगरी थी इसकी वो 17 साल से नीचे का था, जिसमें 16 डिसिप्लिन के अंदर बच्चे खेलने के लिए आए थे, compete करने के लिए आए थे, जिसमें कि आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, जूडो, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स,
बॉक्सिंग, शूटिंग, वॉलीबॉल, स्विमिंग, रेसलिंग, हॉकी एंड वेट लिफ्टिंग था। और ये इतना पॉपुलर हो गया कि मोर देन 5,000 बच्चे 29 स्टेट हमारे ऑल ओवर इंडिया से और 7 यूनियन टेरिटरी से पार्टिसिपेट कर चुके थे इसमें। और जो सेकंड एडिशन था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का, उसको रीनेम करके हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नाम पे इसे लॉन्च किया गया था, जो कि सिर्फ स्कूल्स के लिए ही लिमिटेड नहीं था। और ये खेला गया था 9 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में 2019 पुणे महाराष्ट्र में। इसका जो विज़न था ये बेसिकली स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करना, इन्हांस करना इंडिया में, और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स बैकग्राउंड तैयार करना, जिससे कि हमारा स्पोर्ट्स एक अच्छा स्पोर्टिंग जिससे कि हमारा कंट्री एक अच्छा स्पोर्टिंग कंट्री। इसका बेसिक मिशन था बच्चों में और यूथ में स्पोर्ट्स को लेके एक अच्छा कंसर्न, एक अच्छा होलिस्टिक डेवलपमेंट रेडी करना, इनकलकेट करना। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स खेलो इंडिया के थे इंस्पायर करना हमारे यूथ को, हमारी यंग जनरेशन को, जो हमारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना। और ऐसा ना हो कि उन्हें माने किसी चीज़ की अगर कमी हो और टैलेंट ऊपर ना आ पा रहा हो, तो इस चीज़ को हटाने के लिए, क्योंकि हमारे इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलते, जिसके कारण वो ऊपर नहीं आ पाते। लेकिन खेलो इंडिया से इन चीज़ों को कम करने की कोशिश की गई थी, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जिससे कि टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जाए ग्रास रूट लेवल से। और यही था मेन ऑब्जेक्टिव, जितने भी सारे लेवल, बहुत सारे स्पोर्ट्स जितने भी खेले जाते हैं, उससे अच्छे टैलेंट्स ऊपर आए हमारे इंडियन यूथ की तरफ से। और इसका जो बेंचमार्क सेट किया गया था, जो टेक्निकल कंडक्ट था, वो टोटली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के थे, और स्पेशल एम्फेसिस दिया गया था टेक्निकल कंडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए। सो थैंक यू, ये था हमारा फर्स्ट यूनिट। हम सेकेंड यूनिट के साथ बहुत जल्दी वापस आएंगे, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू द चैनल डॉक्टर चंदन कुमार।